फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष एक नए अध्याय को लेकर। तो आज हम कक्षा 7वीं का बसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 18 मैं संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि एक साक्षात्कार विधा में लिखा गया है। तो इस अध्याय के माध्यम से हम धनराज पिल्ले जी के बारे में जानेंगे। धनराज पिल्ले हॉकी के एक जाने माने खिलाड़ी हैं, जो कि हमारी हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन भी रहे हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि यह अध्याय एक साक्षात्कार विधा में लिखा गया अध्याय है। साक्षात्कार क्या होता है? अगर अंग्रेजी भाषा में हम देखें, साक्षात्कार को कहते हैं इंटरव्यू। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स देखे होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एंकर होते हैं वो बहुत सी हस्तियों के क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि आदित्यनाथ योगी हैं, पीएम हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बहुत सारे फिल्मी हस्तियाँ हैं, फिल्म स्टार हैं। जैसे कि एक नाम लेना चाहूँगी, रजत शर्मा शो आपने देखा होगा, आपकी अदालत आता है, उसमें वो आए दिन किसी न किसी हस्ती का इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरव्यू विनीता पांडे जी द्वारा 2003 में धनराज पिल्ले जी का लिया गया था, जिस साक्षात्कार के कुछ अंश हमारे अध्याय में दिए गए हैं। बेटा एक बार ये जानिएगा कि इसमें वह पूरा इंटरव्यू नहीं है, पूरा साक्षात्कार नहीं है, बस उस साक्षात्कार का थोड़ा सा भाग हमारी अध्याय में लिया गया है, जिसके माध्यम से हमें किसके बारे में जानने का मौका मिलेगा? धनराज पिल्ले जी के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने हॉकी में अपनी पहचान बनाई, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, किन किन लोगों से वो जुड़े। इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम अध्याय को अच्छे से पठन अभ्यास करेंगे, अच्छे से गहन अध्ययन उसका करेंगे, तब हमें पता चलेगा। लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने से पहले उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम यहाँ पर आपके साथ साझा करते हैं। जैसे कि उनके एक जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज धनराज पिल्ले जी के बारे में, जिन्हें हॉकी का सितारा भी कहा जाता है। तो उनका जो नाम है वो धनराज पिल्ले है। उनका जन्म 16 जुलाई 1968 में खिड़की में हुआ था। ठीक है, खिड़की कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र के पुणे के पास में एक छोटा सा गांव है खिड़की, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम नागालिंगन है तथा उनकी माता का नाम अंडालम्मा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में दिल्ली में होने वाले ऑलवेन एशियन कप से शुरू किया था। मतलब कि उन्होंने हॉकी इससे पहले जूनियर सीनियर लीग में खेला था। जैसे कि उन्होंने, जब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जूनियर लीग मणिपुर में खेली थी तथा सीनियर लीग मुंबई में खेली थी अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर, क्योंकि उनके दो बड़े भाई हैं और जो वो भी हॉकी खेलते थे, तो उनको देख देख कर ही इन्होंने हॉकी खेलना सीखा था। तो किस तरीके से इनका जीवन था, ये सारी बात भी हम पढ़ेंगे कि उनकी खुद की हॉकी स्टिक नहीं थी, उनको कैसे इंतजार करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। जैसे कि हमारे खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माने जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें 2000 में मिला है, अर्थात 2000 में दिया गया था, तथा पद्मश्री अवार्ड उन्हें 2001 में दिया गया है। और उन्हें हॉकी का सितारा भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हॉकी खेली है उन्होंने, एशियन कप को उन्होंने जिताया है, तो इसलिए उन्हें हॉकी का सितारा भी कहा जाता है। वो हमारी टीम के पूर्व कैप्टन भी थे। और अभी अगर एट प्रेजेंट की हम बात करें, तो ये आप आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी शुरू हो गया है। तो अब जब हम इसमें पढ़ेंगे तो वो कब की बातें हैं, वो उनकी करियर जब से उन्होंने स्टार्ट किया था, 16 साल की उम्र से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और 2003 तक, अर्थात वो 45 साल के जब तक थे, उसके बीच की सारी बातें हम इस साक्षात्कार में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए बेटा, पढ़ते हैं हम अपना अध्याय 18, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे इस अध्याय का नाम कहाँ से लिया गया है कि इस इंटरव्यू में उनका, किसका? धनराज पिल्ले का ये एक वाक्य था कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया था। तुनुक मिजाज का मैंने आपको अर्थ भी बताया था। क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ठीक है, संयम खो देना, और तो ये होता है तुनुक मिजाज का अर्थ।
तो देखिए पढ़ते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले अब 35 वर्ष के हो गए हैं। उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो देखिए बेटा, जब मैंने इस अध्याय का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो तभी मैंने बताया था कि जो यह अध्याय है हमारा धनराज पिल्ले का क्या है, साक्षात्कार। अब साक्षात्कार क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तथा जिस व्यक्ति का क्या लिया जा रहा है, साक्षात्कार लिया जा रहा है, अर्थात इंटरव्यू लिया जा रहा है, वह उन प्रश्नों का उत्तर उस व्यक्ति को देता है। ठीक है, तो ये होता है साक्षात्कार। तो विनीता, जैसे मैंने आपको बताया था कि विनीता पांडे जी ने धनराज पिल्ले का एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उसका ही कुछ संपादित अंश, संपादित बेटा मतलब होता है अखबार में छपा हुआ। ठीक है, जब उस किसी चीज़ में उसको छपवा देते हैं, अखबार में, मैगजीन में, किसी पुस्तक में, किसी में भी, ठीक है, वो होता है संपादित। तो संपादित कुछ अंश, देखिए ये पूरा इंटरव्यू नहीं है लेकिन उस इंटरव्यू का कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिया गया है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था विनीता पांडे जी ने धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया था। तो विनीता पांडे जी धनराज पिल्ले जी से क्या प्रश्न करती हैं? खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टदायक रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, तो जो विनीता जी हैं वो धनराज पिल्ले के सफ़र के बारे में बात कर रही हैं। सफ़र का मतलब होता है बेटा उनकी यात्रा नहीं, बल्कि उन्होंने जब हॉकी खेलना स्टार्ट किया था तब से लेकर और उस दिन तक, मतलब कि जिस दिन ये इंटरव्यू हो रहा था, आज वाला दिन नहीं, जिस दिन हो रहा था तब तक के बारे में वो उनसे पूछ रही हैं कि पहले आप पुणे की छोटी छोटी गलियों में रहते थे। तंग गलियों का मतलब होता है बेटा जहाँ से निकलना, मतलब कि जहाँ से आना और जाना क्या होता है, कष्टदायक होता है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तो आप पहले पुणे की छोटी छोटी गलियों में रहते थे, लेकिन अब आप मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो बेटा देखिए, मुंबई का जो हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी क्या है, काफ़ी महंगा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं और जो उन्होंने जो घर वहाँ पर लिया है वो काफ़ी महंगा है, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। तो देखिए, पहले वो छोटी छोटी तंग गलियों में रहते थे, लेकिन अब वो मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ से लेकर और यहाँ तक का सफ़र आपका बहुत कष्टदायक मतलब दुखों से भरा हुआ रहा है। आप अपने उस सफ़र के बारे में हमें ज़रा बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर अर्थात उत्तर धनराज पिल्ले जी कैसे देते हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो देखिए बेटा, इन्हीं पंक्तियों से हमें पता चलेगा कि धनराज पिल्ले जी का जो जीवन है सच में बहुत कष्टदायक था। क्योंकि वो बताते हैं कि जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया था ना, तो मेरे पास अपनी हॉकी स्टिक तक नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मैं बचपन से, जो हमारा बचपन है वो क्या था, मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हमारे पास हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो जो मेरे दो बड़े भाई थे तो वो भी हॉकी खेलते थे, तो इसलिए मुझे भी हॉकी खेलना अच्छा लगता था। तो लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी हॉकी स्टिक खरीद सकूं, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाता था और वहाँ पर उनकी स्टिक उधार मांग कर ही खेलता था। लेकिन मुझे वो जो हॉकी स्टिक है इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले वो खेलते थे और इतने वो खेलते थे तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद मेरी बारी आती थी, तब मैं वहाँ पर हॉकी खेलता था।
तो मुझे याद है, वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मुझे पहली स्टिक जब मिली थी, जब मेरे बड़े भाई हैं उनको भारतीय कैंप में चुन लिया गया था, अर्थात उनका सिलेक्शन हो गया था। तो तब उन्होंने जो उनके पास पुरानी स्टिक थी वो मुझे दे दी थी, क्योंकि टीम में उनको नई हॉकी स्टिक मिली थी। मुझे पता है वो नई तो नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए नई से भी कहीं ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि वो मेरी पहली स्टिक थी और जिसे मैं अपना कह सकता था। तो देखिए उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो हॉकी खेलने के लिए एक हॉकी स्टिक खरीद सके। ठीक है, तो देखिए आगे वो क्या कहते हैं। मैंने अपनी जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। मैं तब सिर्फ 16 साल का था। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी पहली जूनियर हॉकी मणिपुर में 1985 में खेली थी। तो वो कितने साल के थे तब? 16 साल के थे। तो वो आगे बताते हैं कि जब मैंने जूनियर हॉकी खेली तो तब मैं कैसा दिखता था। तो देखिए कैसे कहते हैं। देखने में दुबला पतला और एक छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। तो देखिए बेटा वो क्या कहते हैं कि जब मैंने पहली बार राष्ट्रीय जूनियर हॉकी खेली तो मैं 16 साल का था। ठीक है, मैं इतना हट्टा कट्टा भी नहीं था और इतना लंबा भी नहीं था और मैं दुबला पतला सा था, लेकिन फिर भी मैं क्या था, मेरा टीम में बहुत दबदबा था। कोई मुझसे ज़्यादा फालतू मतलब नहीं बोल सकता था या कोई मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। तो वो आगे क्या कहते हैं, मैं बहुत जुझारू था। तो देखिए बेटा जुझारू क्या होता है। जुझारू होता है जो हर चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा दे, मतलब कि कभी हार ना माने, चाहे वो कितनी बार भी फेल हो जाए, चाहे असफल हो जाए, तो उसके पीछे वो क्या करते हैं, जी जान लगा देते हैं। तो इसलिए वो जुझारू थे, क्योंकि बचपन ही उनका ऐसा था, क्योंकि हर चीज़ के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था। तो जुझारू बेटा एक तरीके से संघर्ष ही होता है। ठीक है, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। तो वो कहते हैं कि मैं मैदान में भी जुझारू था और मैदान के बाहर भी, मतलब कि मैदान के बाहर मतलब कि असल ज़िंदगी में भी। और जब मैं हॉकी खेलता था तब भी मैं जुझारू था, और हॉकी से बाहर जब मैं निकलता था तो तब भी मैं जुझारू था, क्योंकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्या करना पड़ता था बेटा, जूझना पड़ता था। उन्हें आसानी से नहीं मिलती थी कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि हॉकी स्टिक का ही तुम आप ले लीजिए कि उन्हें हॉकी स्टिक भी बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन वो भी पुरानी थी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि 1986 में उन्हें सीनियर टीम के लिए चुन लिया गया, उनको और उनके भाई को। तो वो पुणे से कहाँ पे आ गए थे, पुणे से वो मुंबई में आ गए थे। और तो उन दोनों भाइयों ने, अर्थात उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम था रमेश। ठीक है, तो धनराज पिल्ले के बड़े भाई का नाम क्या था, रमेश। ठीक है, रमेश और धनराज पिल्ले ने दोनों ने जो मुंबई लीग, जैसे क्योंकि मुंबई में आए थे तो मुंबई लीग होनी थी, तो मुंबई लीग में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा हॉकी खेला था। तो उन्हें एक वहाँ से उम्मीद जागी थी उनके मन में, उन्हें आशा थी कि 1986 में, देखिए 2 साल बाद, ठीक है, उसके 2 साल बाद ओलंपिक होने थे। तो उन्हें किसको लगता था, धनराज पिल्ली को ये लगता था कि 1988 में जो ओलंपिक होंगे उनमें उन्हें चुन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने किस में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने मुंबई लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, सीनियर में उन्होंने खेला था। ठीक है, सीनियर लीग में। तो उन्होंने 1985 में किस में खेला था, जूनियर लीग में, और 1986 में सीनियर लीग में खेला था, जिसमें उनके भाई भी उनके साथ थे। और जो सीनियर लीग है वो कहाँ पे हुई थी, मुंबई में, और जूनियर लीग से कहाँ से खेला था उन्होंने, मणिपुर से। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर
नहीं देखा। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि जब मेरा ओलंपिक के लिए मुझे बुलावा नहीं आया, उस समय बहुत मैं मायूस हो गया था। मायूस मतलब उदास, ठीक है बेटा, उदास हो गया था कि जो भारत से 57 खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें मेरा नाम नहीं है। तो 1988 में कितने लोग चुने गए थे उस लिस्ट में? 57 खिलाड़ी। तो उनमें धनराज पिल्ले का नाम नहीं था, तो इसलिए वो बहुत मायूस हो गए थे। तो लेकिन एक साल बाद ही, अर्थात 1989 में, ठीक है, 89 में, एक साल बाद ऑलविन एशिया कप होने वाला था, जिसके लिए उन्हें बुलावा आया था, मतलब कि उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया था। तो वो कहते हैं कि तब से लेकर अब तक मतलब आज नहीं बेटा कि आज जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि जब ये इंटरव्यू हो रहा था तब तक वो बोल रहे हैं, जब से लेके और आज तक मैंने क्या नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अर्थात उन्होंने क्या बुलंदियों को छुआ है, कभी भी उन्हें हार नहीं मिली है। तो बताते हैं कि मैं आगे ही बढ़ता गया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे उत्तर दिए, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जीवन के बारे में बताई, जैसे आपको भी पता चली उनके एक उत्तर से। तो क्या क्या हमने अब तक उनके बारे में पढ़ा कि वो बहुत ही क्या थे, गरीब परिवार से थे, कोई भी चीज़ उनको आसानी से नहीं मिलती थी। और अपने भाई को देखकर उन्होंने क्या करना शुरू किया था, हॉकी खेलना शुरू किया था, क्योंकि उनके दो बड़े भाई थे, दोनों हॉकी खेलते थे। उनके पास खुद की स्टिक भी नहीं थी हॉकी खेलने के लिए, अपने दोस्तों की हॉकी स्टिक से वो खेला करते थे। तो जब उनके भाई का सिलेक्शन इंडिया की टीम में हो जाता है, तो वो अपनी पुरानी हॉकी धनराज पिल्ले को दे देते हैं। तो तब पहली बार उन्हें अपनी हॉकी स्टिक मिलती है। फिर जब वो 16 साल के थे, तो तब उन्होंने सीनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेला था, जो कि 1985 की बात है। फिर 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था। तो उनके भाई रमेश और वो कहाँ पर आ गए थे, मुंबई आ गए थे, क्योंकि मुंबई लीग होनी थी। तो वहाँ पर उन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनके मन में एक आशा जगी थी कि उन्हें ओलंपिक के लिए चुन लिया जाएगा। लेकिन वो आशा किस में बदल गई, निराशा में बदल गई। कैसे कि जब उनका जो नाम है वो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था जो भारत से ओलंपिक खेलने वाले थे, ठीक है। लेकिन एक साल ही बाद उनका ऑलविन एशिया कप के कैंप में चुनाव हो गया था, चुन लिया गया था उनको। तो वो कहते हैं कि तब से मैंने कहा शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया, मैंने पीछे मुड़कर उसके बाद कभी नहीं देखा। तो देखिए अगला प्रश्न विनीता जी क्या पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में उन्होंने बताया अपने हॉकी के बारे में। तो यहाँ पर अब विनीता जी उनके विद्यार्थी जीवन में कि वो मतलब कि कैसे स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट थे या कम पढ़ते थे, शरारत करते थे या नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो विनीता जी हैं वो किससे, धनराज पिल्ले से जानना चाह रही हैं। तो देखिए किस तरीके से धनराज पिल्ले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर आर्ट ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर धनराज पिल्ले ने किस तरीके से उत्तर दिया है। कहते हैं कि मैं स्कूल में इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि अपनी कक्षा में शायद मैं सबसे फिसड्डी था। मैंने किसी तरह 10वीं तो पास कर ली, लेकिन उसके आगे मुझसे नहीं पढ़ा गया। तो वो कहते हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता ना, तो कहीं चपरासी की नौकरी भी शायद मुझे नहीं मिल पाती। वो कहते हैं कि मैं भले ही बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट नहीं हूँ, बेटा बैचलर ऑफ साइंस मतलब होता है जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैं बेशक से ग्रेजुएट नहीं हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं हॉकी में ग्रेजुएट जरूर हूँ। तो अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मुझे हॉकी अच्छी खेलनी आती है, हॉकी में मैंने बैचलर कर लिया है, मैं ग्रेजुएट बन गया हूँ हॉकी में। चाहे मेरे पास पढ़ाई में मैं ग्रेजुएट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं करता हूँ, जैसे कि मैं हॉकी खेलता हूँ, तो हॉकी में मैं कौन हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि जब मेरी शादी के लिए प्रस्ताव आया था ना,
तो जैसे बायोडेटा मांगते हैं लड़की वाले कि लड़के ने क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, तो तब उन्होंने क्या कहा था उन लड़कियों वालों से कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ना तो मास्टर्स हूँ ना ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं हॉकी ऑफ मास्टर्स ज़रूर हूँ, कि आप मुझे हॉकी में मास्टर्स ज़रूर कह सकते हैं। तो इसलिए आप मुझे प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, मैं मास्टर्स हूँ। किसमें? हॉकी में मास्टर्स हूँ। ठीक है बेटा। तो अगला प्रश्न विनीता जी क्या करती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम है, मैंने बताया था ना कि एक वाक्यांश हुआ था, उस पे विनीता जी ने ही इस चैप्टर का नाम ये रखा है। तो देखिए, तो वो कहती हैं आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हो? तुनुक मिजाज जैसे कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं आप इतने छोटी छोटी बातों पे क्यों चिढ़ जाते हो, और कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो। आक्रामक मतलब कि हिंसक भी बन जाते हो, जैसे कि दूसरे को मारने के लिए दौड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना, इस तरीके से आप ऐसे क्यों हैं? तो इसका उत्तर देखिए धनराज जी कैसे देते हैं। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी नहीं हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और कोई बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार को बहुत मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि मैं इतना तुनुक मिजाज क्यों हूँ। आप इसका आंसर जानना चाहते हो, इसका उत्तर जानना चाहते हो, तो वो बताते हैं कि इसका जो संबंध है सीधे सीधे मेरे बचपन से ही है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस किया है। मतलब कि जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती थी ना, तो मुझे किसी का साथ नहीं मिल पाता था, तो इसलिए मैं अकेला ही रहा हूँ, और ऐसे लगा है कि मतलब कि मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो हम हैं, हम बहुत गरीब थे। मैंने अपनी माँ को देखा है कि हम भाइयों को पालने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष करे हैं, कितनी सारी चीज़ें सही हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा तुनुक मिजाज हो गया हूँ, और इसके पीछे और बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि मैं लाग लपेट वाला इंसान नहीं हूँ। बेटा लाग लपेट मतलब कि बातों को घुमा फिरा कर कहने वाला। वो कहते हैं कि मैं बातों को घुमा फिरा कर कहने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे मन में जो आता है वह सीधे सीधे मुंह पे कह डालता हूँ। ये नहीं कि उसके मुंह पे कुछ कहता हूँ और उसके मुंह पर कुछ कहता हूँ। ठीक है। और कई बार मेरी ये आदत मुझको क्या करती है कि मुझको खतरे में भी डाल देती है, क्योंकि मुझे पछताना भी पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर तो वो यही कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी मुझे उकसाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसलिए इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे हर छोटी छोटी चीज़ पर क्या किया है, मुझे जूझना पड़ा है। मुझे कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिली है, चाहे वो छोटी सी क्या कहते हैं हॉकी स्टिक की बात की जाए, या फिर यहाँ तक पहुँचने का मेरा सफ़र। मुझे हमेशा ज़िंदगी में जूझना पड़ा है, चाहे वो मेरी असल ज़िंदगी है, चाहे वो मेरे हॉकी का खेल है। वो कहते हैं कि मैं साथ ही साथ बहुत भावुक इंसान भी हूँ। ठीक है। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। भावुक मतलब बेटा इमोशनल। ठीक है। भावुक जो मतलब कि दूसरे को दुख को देखकर दुखी हो जाता है। ठीक है। मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, और मैं अपने परिवार और अपने जो मेरे दोस्त हैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं तुरंत ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो देखिए वो अपने बारे में बताते हैं कि वो तुनुक मिजाज भी हैं, लेकिन भावुक भी हैं।
तो उन्होंने कई कारण बताए हैं अपने तुनुक मिजाजी के। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही किसी का ज़्यादा साथ नहीं मिला है। हमारा जो बचपन है वो बहुत कष्टदायक था, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बहुत संघर्षों के साथ पाला पोसा है। और फिर दूसरा, मेरी एक आदत भी है कि मैं जो मेरे मुंह में आता है, जो बात मेरे मन में होती है, मैं सीधा मुंह पे बोल देता हूँ। किसी के पीछे, पीठ पीछे मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। और बोलते हैं कि ये आदत भी कभी कभी मुझे किस में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है, मुझे पछताना भी बहुत पड़ता है। हाँ, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और लोग मुझे उकसाते भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। लेकिन तुनुक मिजाज होने के साथ साथ मैं भावुक भी हूँ। वो कहते हैं ना, मैं भावुक भी हूँ। दूसरों को मैं कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। अगर कोई तकलीफ़ में होता है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार और दोस्तों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कद्र करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी भी तुरंत मांग लेता हूँ। मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है अपनी गलती पर माफ़ी मांगने के लिए। तो अगला प्रश्न क्या किया है विनीता जी ने, देखेंगे हम। आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो देखिए आगे उन्होंने पूछा है कि जो आपका परिवार है वो आपके लिए क्या जगह रखता है, क्या अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में। तो क्या कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं वो, कि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी माँ से अधिक प्रेरणा मिली है कि किस तरीके से उन्होंने हम सभी बहन भाइयों को इतने संघर्षों से पाला है, और हमें अच्छा बनाने की कोशिश की है, अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। तो वो कहते कि सारे बहन भाइयों में मैं अपनी माँ के सबसे नज़दीक हूँ, क्योंकि मैं उनकी हर परेशानी को भाप लेता हूँ और वो मेरी हर परेशानी को भाप लेती हैं। वो कहते हैं कि मैं हॉकी खेलने के दौरान चाहे भारत में रहूं या किसी दूसरे देश में, लेकिन मेरा एक नियम है कि हर शाम को रोज़ाना मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। ठीक है, तो और मेरी माँ ने मुझे अच्छे से सिखाया है कि अपनी जीत को, अपनी प्रसिद्धि को किस तरीके से विनम्रता से संभालना है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी माँ ने हमें समझाया है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, तुम्हारा नाम बन जाए, लेकिन उसे विनम्रता से संभालना, अर्थात कभी अहंकार मत करना। तो वो कहते हैं कि जो मेरी बड़ी भाभी हैं जिनका नाम कविता है, वो भी मेरी माँ की तरह ही हैं, क्योंकि वो भी उनको समझाती हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताती हैं। तो इसलिए वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने बताया अपने परिवार की अहमियत के बारे में, कि किस तरीके से उनकी माँ ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, और अपने शोहरत को संभालने के लिए कैसे उन्होंने उनको अच्छी अच्छी सीख दी है। तो देखिए अगला प्रश्न, जो विनीता देश पांडे हैं वो क्या करती हैं, सॉरी विनीता पांडे। आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। तो देखिए क्या कहते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्य और जोकिम कॉलबॉर्ड ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और वे बताने लगे और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो सबसे पहले जो कृत्रिम घास है उस पर हॉकी नई दिल्ली में 1988 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, तब उन्होंने जो कृत्रिम घास है वो देखी थी। अब बेटा कृत्रिम घास क्या होता है, देखिए कृत्रिम घास जैसे कि एक तो प्राकृतिक घास होती है जो हम उगाते हैं, एक कृत्रिम घास है, वो एक मैट
तरीके की होती है उसको वहाँ पर क्या कहते हैं बिछा दिया जाता है, और वो इस तरीके से उसको सेट किया जाता है कि लगता है कि वो नेचुरल ही है। ठीक है, तो हॉकी जब जो राष्ट्रीय खेल वगैरह होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें ही खेली जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं अचंभे में रह गया कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम कृत्रिम घास तक उगाने लग गए हैं। मतलब कि जो अपने आप उगती थी, लेकिन अब क्या है, हम लोग उसको उगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो सौम्य और जैकीमन कुलबहाट हैं बेटा, वो दोनों ही धनराज पिल्ले के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनमें से एक ये शायद केन्या का है और एक ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये दोनों, इन दोनों के साथ जो धनराज पिल्ले का एक बार दूरदर्शन पर इंटरव्यू भी आया था, तो उन्होंने बताया था कि तब कि हम तीनों कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं, और इन दोनों का नाम भी लिया था धनराज पिल्ले ने कि इन्होंने मुझे कृत्रिम घास पर खेलना सिखाया है, किस तरीके से गोल करते हैं, किस तरीके से खड़े होना है, ये सारी चीज़ भी इन लोगों ने मुझे सिखाई थी। क्योंकि मैंने जो वो बता रहे थे कि उन्होंने कभी भी इससे पहले कृत्रिम घास नहीं देखी थी, और कृत्रिम, उन्होंने ये भी बताया था कि कृत्रिम घास पर और नेचुरल घास पर खेलना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उन्हें बहुत अजीब लगा था शुरू शुरू में कृत्रिम घास पर खेलना, लेकिन जो ये दोनों खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं ना बेटा, इन लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की थी। किसकी? धनराज पिल्ले की। तो वो बताते हैं कि इन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, और पहली बार मैंने जो हॉकी कृत्रिम घास पर 1988 में दिल्ली के जो खेल हुए थे उनमें मैंने खेली थी। तो अगला प्रश्न क्या करते हैं, विनीता क्या कहती हैं, हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज देखिए उसका क्या उत्तर देते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में ही सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी जो पहली कार थी वो खरीदी नहीं थी, बल्कि उनको गिफ्ट की गई थी उनके एक एम्प्लॉयर द्वारा, जिसका नाम था अरमाडा, जो कि सेकंड हैंड थी, मतलब पुरानी थी। तो वो कहते हैं कि लेकिन जब तक मैं बहुत फेमस हो चुका था, लेकिन मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये लाइन बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम फेमस हो जाओ और फेमस होते ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएं। तो मैं फेमस तो हो चुका था, मेरे नाम को सब तो जानते थे, लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी में भी सफ़र कर सकूं। तो गाड़ी लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैं यहाँ मतलब कि भारत में फेमस हो चुका था, तो तब भी मैं ट्रेनों और बसों में ही सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे टैक्सी का किराया देने के लिए। तो आगे क्या कहते हैं, मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि जब जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी में सफ़र कर सके, तो वो जो मुंबई की जो लोकल बस होती थी, लोकल ट्रेन होती थी, उनमें ही सफ़र किया करते थे। तो एक फ़ोटोग्राफ़र ने, एक पत्रकार ने उनका फ़ोटो खींचकर एक अखबार में छाप दिया, और क्योंकि तब तक मैंने बताया ना कि वो हॉकी का सितारा, उन्हें उपाधि दे दी गई थी, और उनका नाम काफ़ी फैल गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, तो उसने लिखा था कि देखिए हॉकी का सितारा क्या करता है, आज भी लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। तो तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं शायद मशहूर हो चुका हूँ, फेमस हो चुका हूँ, और अब मुझे लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की, और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी, कमाई से खरीदी हुई कार है। तो देखिए वो आगे कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जब उन्हें उस दिन पता चला
कि शायद वो बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं भारत के लिए और उन्हें लोकल ट्रेन में या बसों में सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उनके मन में था कि वो गाड़ी खरीदें, लेकिन उनके पास उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने बताया ना कि वो फेमस तो हो चुके थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो कार तक खरीद सके। तो वो कहते हैं कि उन दिनों मेरे पास बस इतने ही पैसे होते थे कि मैं अपना खर्चा चला पाता था और अपनी माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज देता था और जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे वो मैंने जमा किए और अपनी बहन की शादी करवा दी थी। तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तब जमा हुए। वो बताते हैं कि सन 2000 में, ठीक है, 2000 में उन्होंने अपनी खुद की कमाई से पहली गाड़ी खरीदी थी, जो कि किसी ने गिफ्ट नहीं की थी बल्कि वो उन्होंने खुद ने खरीदी, जो थी फोर्ड आइकॉन। ठीक है, तो उनके पास उनकी पहली गाड़ी कौन सी थी? फोर्ड आइकॉन। ठीक है, पहली गाड़ी तो अरमाडा थी जो सेकंड हैंड थी, लेकिन वो किसी ने गिफ्ट की थी, तो उसे वो अपनी गाड़ी नहीं मानते थे। वो अपनी गाड़ी किसको मानते थे? फोर्ड आइकॉन को, जो उन्होंने 2000 में खरीदी थी खुद की मेहनत की कमाई से। कि विनीता जी, अगला जो प्रश्न है धनराज पिल्ले से क्या पूछती हैं? सफलता आपके लिए क्या महत्व सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? तो वो कहते हैं कि आपके जीवन में सफलता क्या मायने रखती है, ये आप हमें बताइए। और आपने पूरा जीवन हॉकी को दे दिया है और हॉकी ने आपको इसके बदले में क्या दिया है, आप हमें बता सकते हैं? तो देखिए धनराज पिल्ले इसका किस तरीके से आंसर देते हैं। कुछ रुपए इनाम में मिलते थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो देखिए वो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं खुद की कार खरीद सकूं, खुद की वो। तो वो कहते हैं कि पहले इनाम में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था जितना आज मिलता है, अब मिलता है। तो ये तो हमें भी पता है बेटा, अब खिलाड़ियों को बहुत पैसे मिलते हैं लेकिन उस समय में नहीं मिलते थे। तो वो कहते हैं कि मेरी पहली जिम्मेदारी यही रही थी कि मैं आर्थिक तंगी को दूर करूं और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था? तो इसके लिए मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक छोटा सा बेडरूम खरीदा, छोटा सा फ्लैट खरीदा जो कि 2 बेडरूम था। तो हम सबके लिए काफ़ी था, चाहे 2 बेडरूम थे लेकिन काफ़ी था। फिर 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में मुझे एक फ्लैट दिया रहने के लिए, जिसको खरीदने की मेरी औकात कभी नहीं थी। जैसे मैंने बताया था ना कि वो पवई में रहते थे, और तो उन्होंने वो खुद नहीं खरीदा था बल्कि किसने दिया था? महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिया था उस टाइम पर। ठीक है, तो मतलब कि वो कहते हैं कि इतना कुछ पहले नहीं मिलता था। तो कहते हैं हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो उन्होंने बताया क्या उनकी आर्थिक तंगी थी, धीरे धीरे वो कम होती गई, फिर कार खरीदी उन्होंने, फिर उनकी शोहरत हुई, फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो वो कहते हैं कि हॉकी मेरा जीवन है, हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो वो कहते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जब आप उनके साथ एक ही मंच पर बैठते हो तो आपको कैसा लगता है? तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि कितने खास हैं, कि बहुत अच्छा। जब मैं राष्ट्रपति से मिलने तो अगला प्रश्न देखिए विनीता जी क्या कहती हैं, क्या पूछती हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज जी क्या उत्तर देते हैं? बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिलने तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठता हूँ, वो मुझसे बातें करते हैं और मेरी सराहना करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला था। जब उन्होंने हॉकी में वो जीता था बेटा, हॉकी लीग जो उन्होंने जीती थी, तो
तब उनको लगा था कि वो सच में खास हैं, और जो इतनी प्रतिष्ठा उनको मिली है वो हॉकी की बदौलत मिली है। तो उन्होंने पिछले प्रश्न में भी बताया था कि हॉकी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उनकी आर्थिक तंगी को दूर किया है, उनके परिवार की आर्थिक जो आवश्यकताएं थे उनको उनको पूरा किया था, एक अच्छा जीवन उन्हें दिया था। आज वो करोड़ों अरबों के फ्लैट्स में रहते हैं, अच्छी जीवन जीते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ये सब कुछ देन है ये हॉकी की है। तो हॉकी ही मेरा जीवन है, हॉकी ने मुझे बनाया है, और हॉकी ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो एक साक्षात्कार है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको धनराज पिल्ले के बारे में पता लगी होंगी। तो इस अध्याय को अच्छे से एक बार पढ़िएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।